नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हुए रवाना। श्री मोदी ने कहा, G7 शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वर्ष भारत कर रहा है G20 की अध्यक्षता। वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा मंत्रालय ने पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का किया रक्षा उत्पादन। भारतीय नौसेना की छठी और कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी बख्शीर का समुद्री परीक्षण शुरू। और भारत ने कहा, वह आपदाओं को जोखिम कम करने के लिए प्रभावी कार्यक्रम कर रहा है तैयार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 देशों जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी जापान में प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित की और कहा है कि G7 शिखर सम्मेलन में अनेक प्रमुख प्रतीकात्मकताओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक मजबूती और सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु और ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य तथा विकास संबंधी विषय शामिल होंगे। इनके अलावा डिजिटीकरण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी विचार होगा। विदेश सचिव ने बताया है कि हिरोशिमा में हो रहे शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी 3 औपचारिक सत्रों में होगी। 2 सत्र 20 मई को आयोजित होंगे और तीसरा सत्र 21 मई को होगा। पहले सत्र में खाद्य, स्वास्थ्य, विकास और स्त्री पुरुष समानता पर बातचीत होगी, जबकि दूसरे सत्र का प्रमुख विषय जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण होगा। तीसरे सत्र को शीर्षक दिया गया है शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध विषय की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर अनेक विषय नेताओं से द्विपक्षीय विचार विमर्श भी करेंगे। जापान में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी आमंत्रित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सहित कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और हिरोशिमा में महात्मा गांधी की अवाक्ष प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। विदेश सचिव ने बताया है कि हिरोशिमा में क्वाड नेताओं की बैठक आयोजित करने का भी विचार किया जा रहा है। श्री क्वात्रा ने कहा है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी स्पष्ट संकेत है कि शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण सहित वैश्विक चुनौतियों के समाधान के प्रयासों में भारत को शामिल किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता और दक्षिण देशों के हित को प्राथमिकता देने के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 21 मई की शाम पपुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोर्सबी पहुंचेंगे। अगले दिन वे हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। इस मंच में भारत और प्रशांत द्वीप के 14 देश शामिल होंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पापुआ न्यू गिनी की यात्रा होगी। वहां के गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री के साथ बैठक के अलावा श्री मोदी फिजी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों से भी मिलेंगे। 22 मई को श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी पहुंचेंगे और 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। गवर्नर जनरल डेविड हर्ली से भी प्रधानमंत्री की मिलने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया में भी मोदी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापार प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे। 23 मई को सिडनी में वे भारतीय वासियों से मिलेंगे। इस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भी शामिल होने की आशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे विश्व के समक्ष उपस्थित चुनौतियों और सामूहिक प्रयासों से उनके समाधान पर G7 के सदस्यों और अन्य आमंत्रित देशों के साथ विचार विमर्श के लिए उत्सुक है। शिखर सम्मेलन के लिए हिरोशिमा रवाना होने से पहले जारी वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा है कि G7 शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा है कि वे हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने उनकी हाल की भारत यात्रा के बाद दूसरी मुलाकात से वे बहुत सुखद अनुभव कर रहे हैं। श्री किशिदा इस वर्ष मार्च में भारत जापान शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए थे।
प्रधानमंत्री ने पपुआ गिनी में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले निमंत्रण स्वीकार करने के लिए सभी 14 द्वीप देशों का आभार व्यक्त किया। वर्ष 2014 में अपनी फिजी यात्रा के दौरान श्री मोदी ने इस मंच का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे ऑस्ट्रेलिया में होने वाली द्विपक्षीय बैठक को भी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने दोनों देशों के संबंध और मजबूत की है। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान देश का विकास हरित, स्वच्छ और सतत रहेगा। उन्होंने कहा है कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश में यह वैश्विक रूप से रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में निवेश करने का सर्वोत्तम समय है। नई दिल्ली में आज एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए डॉ. मांडविया ने औद्योगिक साझेदारों से पर्यावरण अनुकूल मंत्र के साथ काम करने, ब्रांड इंडिया को सशक्त बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि सरकार ने देश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में कॉर्पोरेट कर और अनुपालन भार में कटौती शामिल है। डॉ. मांडविया ने कहा है कि इन उपायों में देश में व्यापार सुगमता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये योजना आने वाले वर्षों में निर्धारित संपर्क को नई गति देगी और इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। श्री पुरी ने कहा है कि पेट्रोकेमिकल क्षेत्र भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में बदलने की क्षमता रखता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का रक्षा उत्पादन हुआ है। इस समय यह मूल्य 1,06,800 करोड़ रुपए से और निजी रक्षा उद्योगों के डेटा मिलने के बाद ये और भी बढ़ सकता है। वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 12% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष 95,000 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ था। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार रक्षा और सहयोगी उद्योगों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार काम कर रही है। व्यापार सुगमता के लिए अनेक नीतिगत सुधार किए गए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ा जा रहा है। इन नीतियों के कारण पिछले 7-8 वर्षों में उद्योगों को जारी किए जाने वाले रक्षा लाइसेंस की संख्या में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। इन उपयोगों से रक्षा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा है कि वो प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम कम करने के लिए प्रभावी कार्यक्रम तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत आपदा जोखिम की कमी लाने के उपायों को अत्यधिक महत्व देता है और उसने इसके लिए निर्धारित राशि में बढ़ोतरी भी की है। श्री मिश्रा ने प्रभावी उपयोगों में लिए गए 2015 से 2030 की सेंडाई रूपरेखा की मयादवी समाधान बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार का विधि और न्याय मंत्री का कार्यभार दिया गया है। श्री मेघवाल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के स्थान पर विधि मंत्री के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार श्री रिजिजू अब पृथ्वी विज्ञान का कार्यभार संभालेंगे। श्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री और श्री एसपी सिंह बघेल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री बघेल ने निर्माण भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की। भारतीय नौसेना की छठी और कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी बख्शीर का समुद्री परीक्षण शुरू हो चुका है। इन परीक्षणों के बाद 2024 के आरंभ में बख्शीर पनडुब्बी भारतीय नौसेना को सौंप दी जाएगी। ये पनडुब्बी 20 अप्रैल 2022 को मझगांव डॉक शिप पोर्ट्स लिमिटेड के कन्होजी आंग्रे बेसिन को सौंपी गई थी। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 24 महीनों में प्रोजेक्ट 75 की 3 पनडुब्बियों की सुपुर्दगी की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।